हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस किया था। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन बीओटी बीओपी यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद कुछ टॉपिक जो उसमें रह गया था उस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग समझने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बेसिकली इसमें इसको हमने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट ना वाइडर टर्म में डिस्कशन नहीं हुआ था। बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको वाइडर फॉर्म में देखेंगे। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी है वो तो दो टाइप्स के होते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी है वो बेसिकली दो टाइप्स के होंगे। एक तो हमारा करेंट अकाउंट, और एक होगा कैपिटल अकाउंट। ये दो कंपोनेंट्स हैं। फिर किसी किसी बुक में ऑफिशियल रिजर्व को अलग से कंपोनेंट्स में शो किया जाता है, और किसी किसी बुक में कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में ही ऑफिशियल रिजर्व को शो किया जाता है। बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के आइटम से अलग है। वो एक एकोमोडेटिंग आइटम्स है जो बीओपी को बैलेंस्ड करता है, जिसका काम बीओपी को बैलेंस्ड करने का है। वो अभी हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम्स। अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेंट अकाउंट। देखो, करेंट अकाउंट बेसिकली जो करेंट अकाउंट होता है इसका काम होता है वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जिस ट्रांजेक्शन्स के अगेंस्ट में कोई फ्यूचर क्लेम ना हो, है ना। और कंट्री के एसेट और लायबिलिटी पर इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को करेंट अकाउंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। फ्यूचर क्लेम का मतलब कि करेंट अकाउंट कोई ऐसा ट्रांजेक्शन अपने अंडर रिकॉर्ड नहीं करेगा जिससे कोई नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या रेसिडेंट ऑफ द कंट्री किसी अदर कंट्री के अंडर वो किसी एसेट पे फ्यूचर क्लेम कर सके। ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करंट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है। तो करंट अकाउंट फिर कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? करंट अकाउंट उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कंट्री के एसेट और लायबिलिटी के ऊपर किसी भी टाइप्स के क्लेम को अवॉइड करता है इन फ्यूचर। ये ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं? तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये एक हो गया। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
और थर्ड वन यूनिलैटरल ट्रांसफर। इसे हम वन साइडेड ट्रांसफर भी कहते हैं या करंट ट्रांसफर भी कहते हैं। तो ये तीन चीजों को ये रिकॉर्ड करता है। देखो, इसमें जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसको और हम क्या क्या कह सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसको और हम विजुअल ट्रेड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? विजुअल ट्रेड। या और क्या कह सकते हैं इसको? और कह सकते हैं इसको मर्चेंडाइज ट्रेड, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को क्या कहेंगे? इसको हम इनविजिबल ट्रेड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इनविजिबल ट्रेड। अब देखो, मर्चेंडाइज ट्रेड, इसके जो बैलेंस होंगे, इसमें जितने भी गुड्स होंगे जो फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है, जितने भी गुड्स होंगे सबको यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे जो फिजिकल फॉर्म में है और उसका ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुआ है, उन सबको हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले में, विजुअल ट्रेड के अंदर। जैसे सपोज कि इंडिया ने यूएसए को मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया और यूएसए ने इंडिया को कोई मशीनरी एक्सपोर्ट करा। ठीक है। तो ये एक तो एक्सपोर्ट हुआ हमारे लिए, इंडिया के लिए ये चीज क्या हो गया, यूएसए ने जो इंडिया को एक्सपोर्ट किया वो इंडिया के लिए इंपोर्ट हो गया। अब देखो, दोनों जगह पे फिजिकल फॉर्म में, मोबाइल फोन भी फिजिकल फॉर्म में है और मशीनरी भी फिजिकल फॉर्म में है। इन दोनों को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो इन दोनों को करेंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर इसी में जितना भी एक्सपोर्ट आइटम है, जो कुछ भी एक्सपोर्ट किया गया है जितने अमाउंट का, उसको हम किस साइड एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड। उसको हम कहाँ एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड में। और जितना भी इंपोर्ट आइटम है, इंपोर्ट किया गया आइटम, उसको हम कहाँ एंट्री करेंगे? उसको डेबिट साइड में। ये डेबिट क्रेडिट मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है। तो इसको डेबिट साइड में क्यों करेंगे? डेबिट साइड में क्योंकि इसमें हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो का केस है। और ये इनफ्लो का केस है। ये किसका केस है? ये इनफ्लो का केस। तो इनफ्लो को हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी में बताया था। और अगर आउटफ्लो ऑफ डॉलर है तो उसे हम डेबिट साइड। अच्छा, इसी के बैलेंस को बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी को हम क्या कहेंगे? बीओटी।
इसी को क्या कहेंगे? बीओटी, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी को हम कहेंगे बीओटी। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम करेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम विजुअल ट्रेड भी कहते हैं, इसी को मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहते हैं। और इसके जो बैलेंस है, एक तो एक्सपोर्ट को हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, जितना भी एक्सपोर्ट आइटम है वो हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू को। और जो भी इंपोर्ट आइटम है, सॉरी, जितना भी इंपोर्ट आइटम है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहां पर आउटफ्लो ऑफ डॉलर हो रहा है या फॉरेन एक्सचेंज वट। और एक्सपोर्ट वाले में इनफ्लो ऑफ डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज वट ये आ रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड। तो अगर हमारे पास डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, और अगर हमारे पास से जा रहा है, कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको हम क्या कहेंगे? बीओटी। तो बैलेंस ऑन विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑन, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बैलेंस ऑन विजिबल ट्रेड। उसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि लास्ट वीडियो के लास्ट टॉपिक में मैंने समझाया था। तो बीओटी और बीओपी में वहां पर हमने डिफरेंस समझा था, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि बीओटी और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि भैया बीओटी केवल इस वाले, बीओटी केवल किसको रिकॉर्ड करता है? बीओटी केवल करता है जो विजुअल ट्रेड है उसके बैलेंस को बीओटी रिकॉर्ड करता है ना, ओनली। इसका मतलब ये करेंट अकाउंट से भी एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, करेंट अकाउंट से भी नैरो कॉन्सेप्ट है। तो करेंट अकाउंट के अंदर केवल विजुअल आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते नहीं, करेंट अकाउंट के अंदर विजुअल और इनविजुअल और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन तीनों चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। इन तीनों में से एक पार्ट जो है करेंट अकाउंट का, वो क्या है? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हम देखें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दो, इसके बैलेंस जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है क्या, मैं इस वाले टॉपिक को इसी पेज पे खत्म करने वाला हूं। एक कौन सा होगा? एक होगा सरप्लस और एक होगा डेफिसिट। सरप्लस में क्या होगा? तो या तो तुम ये कह सकते हो कि क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड होगा, है ना, या रिसीट साइड ग्रेटर देन पेमेंट साइड होगा, या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कह सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स। और डेफिसिट में ठीक इसका उल्टा कर दो, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स। ये हो गया आपका। ये दो तरह के बैलेंस होंगे किसके? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स या बैलेंस ऑन विजुअल ट्रेड। तो ये दो टाइप्स के बैलेंस होंगे, सरप्लस या तो सरप्लस में होगा या डेफिसिट। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो बैलेंस ऑन विजुअल ट्रेड होता है उसको हम बीओटी कहते हैं, जो कि करेंट अकाउंट का ओनली एक पार्ट है। ठीक है, करेंट अकाउंट का भी ये एक पार्ट है और करेंट अकाउंट बीओपी का पार्ट है ना। तो इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट जो है वो बीओपी का पार्ट है। तो बीओपी से नैरो कॉन्सेप्ट क्या है? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट से भी नैरो कॉन्सेप्ट क्या है? बीओटी। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट अकाउंट का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो चलिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे हम लोग स्विच करते हैं। आ जाइए, ये देखो भैया, एक्सपोर्ट एंड
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये समझो कि सर्विसेज, अब यहाँ पर हम सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज तो वैसे भी इंटेंजिबल इनविजिबल होता है, तो सर्विसेज तो इनविजिबल है, तो उसको हम इनविजिबल ट्रेड के अंदर रखेंगे, है ना। बट ये सर्विसेज कितने टाइप्स के होंगे, तो ये सर्विसेज होंगे दो टाइप्स के। सर्विसेज कितने टाइप्स के होंगे, सर्विसेज होंगे दो टाइप्स के। सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है कि सर्विसेज कितने टाइप्स के होंगे, सर्विसेज होंगे भैया दो टाइप्स के। कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो होगा आपका फैक्टर सर्विसेज, और एक होगा नॉन फैक्टर सर्विसेज। देखो फैक्टर सर्विसेज में क्या सब आएगा, नाम से ही क्लियर है, फैक्टर सर्विसेज यानी इसमें कौन कौन से सर्विसेज होंगे, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसमें फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको कवर करना है ना। ये नहीं कि लैंड को हम यहाँ पर लैंड की एंट्री करेंगे फिर लेबर की एंट्री करें, ऐसा नहीं है। हम उसके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो किस किस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर रेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन सबको हम फैक्टर सर्विसेज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या क्या आएगा, नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आएगा, देखो ये फैक्टर सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज का मतलब ओनली फैक्टर सर्विसेज नहीं होता है, कुछ नॉन फैक्टर सर्विसेज भी होता है। अच्छा ये क्या क्या है, तो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे हमने किसी कंट्री को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो ये किस में आएगा, ये आएगा नॉन फैक्टर। जैसे हमने किसी कंट्री को कम्युनिकेशन सर्विसेज दिया, जैसे हमने किसी कंट्री को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दिया, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब नॉन फैक्टर सर्विसेज में काउंट होगा। या किसी कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड किया, रेंडर्ड किया, या किसी कंट्री से सर्विसेज हमने परचेज करा, तो इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, दोनों को ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो या फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज हो, ठीक है। तो इस चीज को हम यहां पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम इसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम क्या कहेंगे, इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, इसको हम क्या कहेंगे, इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। तो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के सब क्या हो जाएगा, नॉन फैक्टर में आ जाएगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये सब के सब। अच्छा, इसमें भी मॉनेटरी टर्म में इसके बैलेंस को हम देखेंगे। तो बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें क्या, इसमें जितना भी एक्सपोर्ट नेचर का होगा, जितना भी एक्सपोर्ट नेचर और जितना भी इंपोर्ट नेचर, ये सर्विसेज जो भी एक्सपोर्ट नेचर की सर्विसेज हैं और जो इंपोर्ट नेचर की सर्विसेज हैं,
एक्सपोर्ट वाले को हम फिर वही क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर इंपोर्ट वाले को हम रिकॉर्ड करेंगे किधर, डेबिट साइड। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड, इसी को हम नेगेटिव साइड, इसको हम पॉजिटिव साइड कहेंगे और इसको हम नेगेटिव साइड भी कहेंगे। ये आउटफ्लो साइड है और ये इनफ्लो साइड है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी विजुअल ट्रेड। अब हम आ जाते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है, इसको यहीं पे हम देख लेते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या सब आ जाएगा, ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट वगैरह ये सब क्या क्या आ जाएगा। जैसे ग्रांट हो गया, ग्रांट्स, फिर डोनेशन हो गया, फिर गिफ्ट हो गया, गिफ्ट्स, इटीसी। ठीक है, ये सब। तो इसको बेसिकली हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर यानी इनविजिबल ट्रेड के अंदर ही इसको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इनविजिबल ट्रेड के अंदर ही इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ये भी बेसिकली अगर ये हमें, ये सारी चीजें यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर ये यूनिलेटरल ट्रांसफर बेसिकली होता है दो चीजें, एक तो फ्रॉम एब्रॉड, और एक होता है भैया टू एब्रॉड। तो फ्रॉम एब्रॉड को, यानी फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या, एब्रॉड से आ रहा है। आ रहा है क्या मतलब, ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट्स वगैरह जो कुछ भी आ रहा है मॉनेटरी टर्म में रख लो, आ रहा है तो, ना, आ रहा है तो क्या जा रहा है, आने दो। इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर ले। ये बेसिकली कुछ ऐसा ही है, हमारे यहाँ शादी विवाह इन सब में कुछ फैमिली ओकेजन में नहीं, वो गिफ्ट बॉक्स में लिफाफे में बंद करके देते हैं। ये कुछ वैसा ही है कि उसने मुझे कितना दिया था उतना ही मैं भी दूंगा, ज्यादा नहीं कम नहीं। ठीक है, तो इसको क्रेडिट, फ्रॉम वाले को किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। और अगर टू है, देना पड़ रहा है, बड़ी दुख की बात है, डेबिट साइड में। देने में तो समझ लो। तो इसको इसलिए दुखी के साथ हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे कि भैया चलो, सामने वाले कंट्री ने भी दिया था, हम भी दे रहे हैं ना, नहीं देंगे तो वो भी अगली बार से नहीं देगा। नेक्स्ट टाइम फिर वो भी कहेगा कि ना ना, इनके यहाँ से कुछ नहीं आया था जी लिफाफे में, है ना, तो इसलिए हमने दे दिया। चलिए, तो ये आपका बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके बाद तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल आपका करेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ओवरऑल करेंट अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। तो करेंट अकाउंट बेसिकली नेट इनकम को शो करता है। नोट में लिख लो, करेंट अकाउंट शोज,
नेट इनकम, ये नेट इनकम को शो करता है ना। नेट इनकम कैसे? ये भैया जितना हमें मिला उसमें से सामने वाले का जितना बन रहा है हमने लौटा दिया। ठीक है, तो ये सारे एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता, चाहे गुड्स का हो सर्विसेज का हो। ठीक है, जो कंट्री की इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो इट इज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर्स। तो ये आपका करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट अगर हम देखें, है ना, एक लास्ट टॉपिक करेंट अकाउंट का जो कि है बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट, तो इसमें भी वही दो अलग अलग बैलेंस देखेंगे। एक तो सरप्लस, करेंट अकाउंट सरप्लस, और दूसरा क्या होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो बैलेंस होंगे। ठीक है, करेंट अकाउंट सरप्लस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कहीं भी बैलेंस की बात आए एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेप दो, है ना। इन दोनों को इधर उधर कर दो भाई, सरप्लस डेफिसिट दोनों आ जाएगा। फिर इधर डेफिसिट है तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये हो गया भैया आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट और करेंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट। चलो भैया, ये है कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट्स ले लो या रहने दो। कैपिटल अकाउंट्स को डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जो कंट्री के एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसमें वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जो कंट्री की एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी ये इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो कंट्री की एसेट और लायबिलिटी दोनों को चेंज करता है, या तो एसेट को चेंज करता है या लायबिलिटी को चेंज करता है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो कंट्री की एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करता है। तो देखते हैं इसका, इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट हम देख लेते हैं। बेसिकली तीन टाइप्स के कंपोनेंट्स हम देखेंगे। एक सेकेंड भैया, इसके अंदर हम लोग तीन टाइप्स के कंपोनेंट्स को देखेंगे। कौन कौन से? तो बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी सिंपल एक ही चीज लिखो, बोरोइंग्स टू एंड
फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है। बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम एब्रॉड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम एब्रॉड। और लास्ट में ऑफिशियल रिजर्व। इसको भी हम यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली बीओपी में बिलो द लाइन रिकॉर्ड होता है ना। तो ये तीन चीजें यहां पर रिकॉर्ड होती है। अब देखो बोरोइंग्स जो होता है फ्रॉम अब्रॉड, ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ये सब मिल करके बोरोइंग्स या तो फ्रॉम अब्रॉड यानी अब्रॉड से लेता है, या अब्रॉड को जितना भी फंड बोरो कर मतलब लैंडिंग करता है, देता है ना। तो इन दोनों को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। बोरोइंग्स अगर हमने दिया तो बोरोइंग्स लिया, दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? कैपिटल कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो इसमें क्या होगा। इसमें जितने भी हमने फंड बोरो किए है ना फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। और जितने भी टू अब्रॉड या रीपेमेंट, इसको हम किधर? डेबिट साइड में। इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट जो आता है वो दो अलग अलग तरीके से आता है। ये दोनों तरीका पहले मैं समझा देता हूं। देखो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है ये दो तरीके से आता है। एक तो आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंडर वही इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया जो फ्रेश होगा, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किधर से आएगा? एफडीआई के थ्रू, यानी न्यू कंपनी स्टेबल करना है ये सब। और एक है एफआईआई, इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या इसी को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसके अंडर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इंडिया की, जैसे एचसीएल, तो सपोज जैसे रिलायंस, इन सब के अगर कोई शेयर सिक्योरिटीज अगर परचेज करना चाहता है तो वो किसके थ्रू करेगा? एफआईआई के थ्रू, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और अगर न्यू कंपनी स्टेबल करना चाहता है तो वो किसके थ्रू आएगा? एफडीआई। तो ये अगर फ्रॉम है तो क्रेडिट साइड, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर टू है तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे इसको।
डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ऑफिशियल रिजर्व का क्या है? ये पूरा का पूरा जब बीओपी फ्लक्चुएट करेगा, है ना, यानी बीओपी अगर पूरा का पूरा जब बीओपी फ्लक्चुएट करेगा तो वहां पर ये चीज हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो किसके कस्टडी में रहता है, हमारे कंट्री के, सभी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके सेंट्रल बैंक के कस्टडी में रहता है। तो ये जब बीओपी फ्लक्चुएट करता है उस टाइम पे ये एक्टिव हो जाता है ऑफिशियल रिजर्व, है ना। तो अगर बीओपी डेफिसिट में गया, अगर बीओपी डेफिसिट में गया तो ऑफिशियल रिजर्व, हमारा ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व हो जाएगा डाउन, यानी डिक्रीज हो जाएगा। और बीओपी अगर सरप्लस में गया तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक एडिशनल रिजर्व के एकोमोडेटिंग आइटम के फॉर्म में काम करता है, जो क्या करता है कि अगर बीओपी हमारे कंट्री का अगर डेफिसिट में गया तो ये अपने रिजर्व से डॉलर निकाल करके बीओपी को बैलेंस करेगा। और अगर, क्योंकि बीओपी का बैलेंस क्या होना चाहिए, बीओपी का बैलेंस हमेशा जीरो होना चाहिए, है ना। तो जीरो करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिशियल रिजर्व, है ना। ऑफिशियल रिजर्व ऐसे, एक फिजिकल इमेजिनेशन बता रहा हूं कि ऐसे बगल में हमने एक गुल्लक रखा, जो भी एडिशनल पैसा आ रहा है वो हम उस गुल्लक में डाल रहे हैं, यानी हम दोनों जो दो पार्टी है वो जीरो हो गया, गुल्लक में हमने डाल दिया। फिर अगर सपोज कि मैं डेफिसिट में जा रहा हूं तो मैं अपने गुल्लक से पैसा निकाल करके सामने वाले पार्टी को हमने पेमेंट कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा, हम जीरो हो जाएंगे। तो बैलेंस, बीओपी बैलेंस जीरो करने के लिए, यानी बीओपी को बैलेंस्ड करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑफिशियल रिजर्व फ्लक्चुएट तब होता है जब बीओपी बीओपी फ्लक्चुएट होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट था। अब एक लास्ट टॉपिक, और ये है आपका ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो सिंपल, एकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होता है जो बीओपी को क्या करता है, बैलेंस्ड करता है, यानी ऑफिशियल रिजर्व, ये क्या कहलाएगा, ये एकोमोडेटिंग आइटम्स। इसका काम क्या होता है, ये एक्सटर्नल आइटम्स होता है, ये एक्सटर्नल आइटम होता है जो क्या करता है, तब एक्टिव होता है जब बीओपी डिसबैलेंस्ड होगा। और ऑटोनोमस आइटम्स क्या है, ऑल द आइटम्स comes under current account and कैपिटल अकाउंट। इसके अंडर जितने भी आइटम्स आएंगे सब के सब ऑटोनोमस होगा। ठीक है। तो ये आपका बीओपी का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आपका बीओपी चैप्टर जो है वो एंड होता है ना। बीओपी पूरा का पूरा चैप्टर आपका एंड हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया या नहीं, और आपको किसी और टॉपिक पे जो आपको लगता हो कि ये टॉपिक आपको समझना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।